कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने देहात और शहर इस पाठ को पढ़ा है, समझा है। आज हम इस पाठ के अंतर्गत और अंत में दिए गए स्वाध्याय को पूरा करते हैं। खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। तो हमें क्या करना है? डाकघर से प्राप्त जो सेवाएं हमें मिलती है उसे पहले बताना है, और उसके सिवा और भी जो सेवाएं हैं उन्हें हमें संकेत स्थल पर यानी इंटरनेट पर ढूंढना है और बाद में उनकी सूची बनानी है। सूची बनाते समय सेवाओं के नाम, कब ली जाती है, इसके बारे में जानकारी लिखनी है। देखो तो ये कितनी सारी डाकघर की योजनाएं हैं। देखो हम इनके एक एक को पढ़ते हैं। डाकघर बचत योजना, 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती खाता आरडी कहते हैं जिसे, डाकघर फिक्स डिपॉजिट, डाकघर मासिक डिपॉजिट, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पीपीएफ खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं डाकघर की होती है। आओ उनमें से कुछ योजनाओं के बारे में हम लिखते हैं। सेवाओं के नाम कब ली जाती है? 1. पत्राचार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए। 2. रेलवे टिकट आरक्षण, लंबी दूरी की यात्रा के लिए। 3. सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए। 4. मनी ऑर्डर, पैसे भेजने के लिए। 5. पार्सल, वस्तुएं भेजने के लिए। 6. वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के लिए। 7. आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति, लोक प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत गांव का विकास, देश का विकास इस विषय पर संवाद सुनो और सुनाओ। तो देखते हैं एक संवाद। गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी बच्चे खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। गुरुजी सभी को बैठने के लिए कहते हैं। गुरुजी कहते हैं, बच्चों आज हम
देश के विकास पर चर्चा करेंगे। मेरे प्रश्नों को सभी ध्यान से सुनना और तुम्हें जो लगता है वह उत्तर देना। उत्सुकतावश सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, हाँ गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बच्चों यह बताओ कि देश के संपूर्ण विकास के लिए गांव का विकास आवश्यक होता है। कैसे? उमेश बताता है, गुरुजी एक देश में कई गांव होते हैं, इसलिए गांव का विकास होने पर देश का विकास अपने आप हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं, बहुत अच्छे उमेश। भारत देश गांवों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ गांवों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब मुझे कोई बताओ कि गांव का विकास कैसे होगा या हो सकता है। गुरुजी बच्चों की ओर देख रहे हैं। सभी बच्चे सोच विचार कर रहे हैं। तभी तीरथ खड़ा होकर कहता है, गणेश कहता है, गुरुजी गांव का विकास करने के लिए मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति करनी होगी। मोनू कहता है, पानी, बिजली, सड़क, यातायात के आधुनिक साधन के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक विकसित तकनीक भी अपनानी होगी। तभी गांव का विकास होगा ना गुरुजी। जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात बताई तुम दोनों ने, शाबाश। गुरुजी आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, देश के विकास में गांवों की भूमिका के साथ साथ देश का प्रत्येक नागरिक अपना योगदान दे सकता है। अभय कहता है, क्या मैं भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकता हूँ? गुरुजी कहते हैं, हाँ अभय, तुम भी और कक्षा के सभी बच्चे देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तुम सब पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, नेता तथा कलाकार बन सकते हो और अपने अपने पिछड़े गांवों में अपना ज्ञान बांटकर उसका विकास कर सकते हो। फिर गुरुजी कहते हैं, तो बच्चों गांव का विकास करने के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाना होगा। समझे? अब देखो, उसके बाद एक घोष वाक्य शिक्षक बताते हैं, बोलते हैं, गांव का विकास देश का विकास। सभी बच्चे भी क्या दोहराते हैं? गांव का विकास देश का विकास। बताओ तो सही, हिंदी की विभिन्न बोलियों के नाम बताओ और उनसे संबंधित प्रदेशों के नाम लिखो, जैसे ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, दखनी, गढ़वाली आदि। तो आओ लिखते हैं। देखो तो, यहाँ हिंदी की विभिन्न बोलियां दी गई है और कौन से प्रदेश में ये बोलियां बोली जाती है, आओ हम उसे लिखते हैं। एक, ब्रज, उत्तर प्रदेश। दो, भोजपुरी, बिहार। तीन, मारवाड़ी, राजस्थान। चार, दखनी, दक्खन का पठार।
महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। 5. गढ़वाली उत्तराखंड। 6. कुमाऊनी, यह भी उत्तराखंड में बोली जाती है। 7. अवधी उत्तर प्रदेश। 8. मगही या मागधी कहते हैं, वह बिहार में बोली जाती है। मैंने समझा। इस शीर्षक के अंतर्गत हमने जो पाठ पढ़ा है, देहात और शहर, इस पाठ के द्वारा हमें क्या समझा है इसके बारे में लिखना है। तो आओ लिखते हैं। डिजिटल क्रांति के माध्यम से गांव के लोग जागरूक होने लगे हैं। सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं का लाभ भी उन्हें काफी हद तक मिलने लगा है। इसके बावजूद भी बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा व रोजगारी की समस्या के कारण लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इससे शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होने लगा है, जिनमें रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। शब्द वाटिका, इस शीर्षक के अंतर्गत जो नए शब्द आए हैं और मुहावरे आए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। नए शब्द: साझा करना, बांटना। रौनक, चमक दमक। व्यथित, दुखी। विख्यात, बहुत प्रसिद्ध। आबादी, जनसंख्या। चिल्लपो, शोर। अब मुहावरे देखो। दुखड़ा रोना, दुख सुनाना। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति, इसका मतलब है तेज गति से विकास। चार चांद लगाना, इसका मतलब है शोभा बढ़ाना। इस पाठ में एक कहावत भी आई है, चिराग तले अंधेरा। इसका मतलब है योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होना। वाचन जगत से गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें सुनाओ। देखो तो, ये कुछ सरकारी योजनाएं हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। गांव संबंधी कुछ सरकारी योजनाएं निम्नलिखित है। 1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। दूसरा, सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY। तीसरा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY। चौथा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। पांचवा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। अध्ययन कौशल: सुने हुए नए शब्दों की वर्ण क्रमानुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में उनका प्रयोग करो। देखो, कुछ शब्द हम पढ़ते हैं। किशोर, पुस्तकें, फूल, पौधा, रात, चांदनी, मेह, ढंग, कांटा, वसंत, भौर, अनूठा, निराला, सूर, फूल, बड़प्पन, आंख, घोंसला, बरगद, एकता। अब हम इन शब्दों को पहले क्या करते हैं, वर्ण क्रमानुसार एक के बाद एक लिखते हैं। पहला शब्द अनूठा, दूसरा आंख, तीसरा एकता, चौथा कांटा, पांचवा कुल, छठा किशोर, सातवां
घोंसला। 8वां चांदनी। 9वां ढंग। 10वां निराला। 11 पुस्तकें। 12 पौधा। 13 फूल। 14 बड़प्पन। 15 बरगद। 16 भौर। 17 मेह। 18 रात। 19 वसंत। 20 सूर। तो ये जो सारे शब्द है इन्हें हमने वर्ण क्रमानुसार तो लगा लिया है। अब हमें इनका संभाषण एवं लेखन में उनका प्रयोग करना है। स्वयं अध्ययन। यदि यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? लिखो। गांव, शहर, महानगर और देश, इन पर यातायात के साधन न होने का क्या प्रभाव पड़ता है? आओ लिखते हैं। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? लिखो। गांव के लोगों के पास यातायात के साधनों की कमी होती है। गांव से बाहर कहीं भी जाने के लिए उन्हें यातायात के सार्वजनिक साधनों पर ही निर्भर करना पड़ता है। यदि ये साधन न होते तो किसानों को न तो समय पर अपने खेतों के लिए बीज, खाद आदि मिल पाता, न ही वे अपनी फसल निकट के शहरों में पहुंचा पाते। गांव के लड़के लड़कियां स्कूली शिक्षा के बाद आगे न बढ़ पाते। शहर पर क्या असर होता? शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग यातायात के सार्वजनिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। यदि ये साधन नहीं होते तो शहर के निवासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता। महानगरों में दूरियां बहुत अधिक होती है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि पहुंचने के लिए सार्वजनिक साधनों पर ही लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो महानगरों में लोगों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता। देश आज प्रतिदिन करोड़ों आदमी अपने विभिन्न कामों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो भारत जैसे विशाल देश में लोगों का कहीं भी आना जाना असंभव सा हो जाता। प्रश्न पहला, वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। देखो, यह जो चिन्ह है, अगर वाक्य सही है तो यह चिन्ह लगाना है और वाक्य गलत है तो यह चिन्ह वाक्य के सामने लगाना है। तो खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। बताओ तो यह वाक्य सही है या गलत है? बिल्कुल बराबर बताया, यह वाक्य सही है। खो, गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है क्या ग्रामीण जीवन में सुसज्ज अच्छे अस्पताल है क्या? नहीं है, तो यह वाक्य क्या हुआ? गलत। तो यह चिन्ह हमें लगाना है। प्रश्न दूसरा, कारण लिखो। च प्रश्न है, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? बताओ तो। कारण
गांव के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। प्रश्न 6, शहर परेशान हो उठा है। क्या कारण है इसका? कारण गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे शहर की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। शहर अब इमारतों के जंगल में तब्दील हो गया है। शहर में अशिक्षा और गरीबी के साथ ही प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। इन सभी परेशानियों के कारण शहर परेशान हो उठा है। प्रश्न जो गांव बहुत उदास हो जाता है, इसका कारण है एक जमाने में गांव में बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। जनसंख्या भी बढ़ रही है। गांव अब असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा है। इन्हीं बातों को सोचकर गांव बहुत उदास हो जाता है। भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। देखो, हमें कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। चाची, अध्यापिका, अभिनेता, गुड़िया, ऊंट, ससुर, हंसिनी, बालक। तो ये जो शब्द है, पहले हमें क्या करना है? इन शब्दों के लिंग बदलना है, बाद में उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आओ सबसे पहले इन शब्दों के लिंग बदलते हैं। देखो तो, चाची लिंग बदलकर चाचा जी, अध्यापिका अध्यापक, अभिनेता अभिनेत्री, गुड़िया गुड्डा, ऊंट ऊंटनी, ससुर सास, हंसिनी हंस, बालक बालिका। तो अब हमने इनके जो लिंग बदले हैं, इन बदले हुए शब्दों को अब हमें वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो आओ इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। देखो, पहला वाक्य, चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा, विद्यालय में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग अध्यापक होते हैं। तीसरा, नाटक में अच्छा अभिनय करने पर गायत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। चौथा, सीमा ने मेले से एक सुंदर गुड्डा खरीदा। पांचवा, ऊंटनी अपने बच्चे के साथ चारा खा रही है। छठा, सीमा अपनी सास का बहुत सम्मान करती है। सातवां, चिड़ियाघर में प्रायः हंस देखने को मिल ही जाते हैं। आठवां, वह बालिका सुरीला गाना गाती है। अब हम इस पाठ पर आधारित एक अलग सा और छोटा सा स्वाध्याय देखते हैं, जो तुम्हें पाठ पढ़कर इसे पूरा करना है। देखो तो, प्रश्न पहला, पाठ में से उचित विरुद्ध अर्थ के शब्द ढूंढकर लिखो।
इसका मतलब अब जो शब्द हमें दिए जा रहे हैं वे पाठ में नहीं हैं, लेकिन उनके विरुद्ध अर्थ के शब्द हमें पाठ में जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं कौन से शब्द हैं। पहला सुख, बताओ तो इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द दुख बराबर। दूसरा प्राचीन, अब इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द क्या है? नवीन। तीसरा कच्ची, उसका विरुद्ध अर्थ का शब्द है पक्की। चौथा ग्रामीण, विरुद्ध अर्थ का शब्द है शहरी। पांचवा अशिक्षा, विरुद्ध अर्थ का शब्द है शिक्षा। छठा दीर्घ। सातवां सुलभ। आठवां अनुचित। नौवां कठिनता और 10वां विश्वास। अब देखो 6 से 10 वाले शब्द जो है उनके विरुद्ध अर्थ के शब्द मैंने आपको नहीं बताए हैं। आप इनको पाठ में जरूर ढूंढना और लिखना। बच्चों, आज हमने देहात और शहर इस पाठ के अंतर्गत और अंत में दिए गए स्वाध्याय को पूरा किया है। इस स्वाध्याय को पूरा करते समय हमें बहुत सारी नई नई जानकारी मिली। तो अगले वीडियो में हम फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।